नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र के अंतर्गत आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो है संस्कृत भाषा शिक्षण विधि। रीट, सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, इन सभी के दृष्टिकोण से यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, हम चर्चा प्रारंभ करें। मित्रों, चर्चा प्रारंभ करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मित्रों, वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी सार्थक हो जब यह वीडियो सब तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय का आनंद लें। आइए तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न हम चर्चा करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति? अर्थात कक्षा में सुंदर वातावरण कब निर्मित होता है? मित्रों, विकल्प नंबर 1 है कि यदा छात्रा शिक्षकेभ्यः बिभ्यति, अर्थात यदि छात्र शिक्षक से डरें। यदा शिक्षकाः सम्यक पाठयन्ति, यदि शिक्षक ठीक प्रकार से पढ़ाएं। यदा छात्रा शांता भवन्ति, यदि छात्र शांत होते हैं। यदा छात्रा स्वतंत्रा भवन्ति, यदि छात्र स्वतंत्र होते हैं। तो मित्रों, ये जो पहला प्रश्न है, इस पहला प्रश्न का आंसर है विकल्प नंबर 2। जब शिक्षक ठीक प्रकार से पढ़ाएंगे तो कक्षा का वातावरण स्वतः ही क्या होगा? शोभन अथवा सुंदर होगा, अच्छा होगा। आइए मित्रों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों, हमारा दूसरा प्रश्न है, व्याकरणस्य अध्यापनम भवेत्, अर्थात व्याकरण का अध्यापन हो, कैसा होना चाहिए? यानी किस प्रकार से व्याकरण का अध्यापन हो? मित्रों, विकल्प नंबर 1 है प्रशिक्षणेन अभ्यासेन च। विकल्प नंबर 2 है संदर्भ सहितम। तीसरा है स्वतंत्रतया और चौथा है नियमानाम रटन द्वारा। तो मित्रों, जो पहला विकल्प है उससे तात्पर्य प्रशिक्षण, यानी पहले प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद में क्या हो? उसका अभ्यास हो। मित्रों, दूसरा है संदर्भ सहित। तो मित्रों, जितनी भी व्याख्या की जाती है वो सब की संदर्भ सहित की जाती हैं, अलग अलग व्याख्याएं दी जाती हैं। तीसरा स्वतंत्रता के साथ हो और चौथा है नियमों के रटन द्वारा। तो मित्रों, विकल्प नंबर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि नियमों के रटन अभ्यास से व्याकरण का अध्यापन नहीं होता और स्वतंत्रता से भी व्याकरण का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले प्रशिक्षण जरूरी है। और मित्रों, संदर्भ सहित व्याख्याएं होती हैं, व्याकरण का अध्यापन नहीं, क्योंकि व्याकरण का जो अध्यापन होता है वह मित्रों प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा ही होता है। यानी कि जब भी व्याकरण अध्यापन होगा तो पहले उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद में जो आपने सीखा है उसका क्या होना चाहिए? अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि अभ्यास होने से ही क्या होती है? विषय में सुदृढ़ता आती है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 2 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 1 होगा। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 3 है कि अध्यापिका द्वितीय कक्षायाः छात्रेभ्यः भावभंगिमाभि तथा मुखाभिव्यक्ति द्वारा कथां श्रावयति। अनन्तरं चैतां कथां स्वमातृभाषया वक्तुं तान् निर्दिशति एवं सा मूल्यांकनं करोति। मित्रों, प्रश्न बहुत सरल ही भाषा में पूछा गया है कि अध्यापिका दूसरी कक्षा के छात्रों से भावभंगिमा भी, अर्थात भावभंगिमा के साथ, यानी कि जो दूसरी कक्षा के छात्र हैं उनको भावभंगी यानी भाव बनाते हुए तथा मुखाभिव्यक्ति द्वारा और मौखिक रूप से, मुखाभिव्यक्ति से तात्पर्य हो गया मौखिक रूप द्वारा, कथाम यानी कथा को श्रावयति यानी सुनाती है। अनंतरम और इसके बाद चैताम कथाम उस कथा को स्वयं मातृभाषया अपनी मातृभाषा वक्तुम तान बोलने के लिए तान यानी उनको किनको? छात्रों को निर्दिशति निर्देश देती है। एवं सा मूल्यांकन करोति और वह क्या करती है? मूल्यांकन करती है। तो मित्रों, प्रश्न पूछा गया कि किसका मूल्यांकन करती है? मित्रों, विकल्प नंबर 1 है लेखन कौशलस्य। विकल्प नंबर 2 है चिंतन कौशलस्य। विकल्प नंबर 3 है श्रवण कौशलस्य और विकल्प नंबर 4 है पठन कौशलस्य। तो मित्रों, लेखन कौशल का तो अभ्यास हो ही नहीं रहा यहाँ पर, इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चिंतन कौशल, क्योंकि द्वितीय कक्षा के छात्रों को कथा सुनाने के बाद में चिंतन कौशल संभव नहीं है, इसलिए चिंतन कौशल भी नहीं होगा। मित्रों, विकल्प नंबर 3 श्रवण कौशल है और 4 तो यहाँ पठन कौशल का भी अभ्यास नहीं है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 3 है
इसका विकल्प नंबर 3 हमारा सही होगा। अर्थात वह अध्यापिका किसका मूल्यांकन कर रही है? श्रवण का मूल्यांकन कर रही है कि बालक ने कितना सुना और कितना ठीक सुना। और स्पष्ट अगर वह बोल पा रहा है तो श्रवण कौशल का संपादन है। इसलिए हम कहेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 3। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। अर्थात भारत की जो भाषा शिक्षा नीति है वो जानी जाती है। मित्रों यहाँ पर कौन सी शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं? भाषा शिक्षा नीति। केवल शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहे हैं, भाषा से संबंधित शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। मित्रों विकल्प नंबर 1 है कि मातृभाषा शिक्षण रूपेण, अर्थात मातृभाषा की शिक्षण रूप में जानी जाती है। दूसरा विकल्प है शिक्षा या अधिकार रूपेण, की शिक्षा के अधिकार के रूप से जानी जाती है। तीसरा है बहुभाषिकतावाद रूपेण, बहुभाषिकतावाद रूप से जानी जाती है। और चौथा है त्रिभाषा सूत्र रूपेण। तो हम जानते हैं कि हमारी जो भाषा शिक्षा नीति है वो किस पर आधारित है, यानी किस आधार पर? त्रिभाषा सूत्र रूप से जानी जाती है। अब मित्रों त्रिभाषा सूत्र रूप तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 2 अनिवार्य विषय चलते हैं और एक तीसरा विकल्प जो भाषा का चलता है वो क्या चलता है? वैकल्पिक रूप में चलता है। तो त्रिभाषा सूत्र जो भाषा शिक्षा नीति है वो हमारी भारत की जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा मित्रों विकल्प नंबर 4। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि आगमन निगमन विधि आश्रित्य कस्य शिक्षणस्य पाठ योजना करणीय। अर्थात आगमन निगमन विधि को आश्रित करके किस शिक्षण विधि की पाठ योजना करनी चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत सरल पूछा गया कि आगमन निगमन विधि। मित्रों आगमन निगमन विधि तो सब जानते हैं। तो आइए 4 विकल्प देखते हैं। पहला है गद्य शिक्षणस्य, अर्थात गद्य शिक्षण का। तो गद्य शिक्षण में आगमन निगमन नहीं होती है मित्रों, पद्य शिक्षण में भी नहीं होती है, अनुवाद शिक्षण में भी नहीं होती है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर वो क्या होगा? विकल्प नंबर 4, अर्थात व्याकरण शिक्षण की जो विधि है वो कौन सी विधि है? आगमन निगमन विधि। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि पद्य शिक्षणे अन्वय कतिभिः विधिभिः प्राप्यते। अर्थात पद्य शिक्षण में जो अन्वय है वो कितने विधियों से प्राप्त होता है? तो पहला विकल्प है एकेनैव विधिना, दूसरा है त्रयिभिः विधिना यानी 3 विधियों से, तीसरा है बहुभिः बहुत सारी विधियों से, और चौथा है द्वाभ्याम विधिभ्याम यानी 2 विधियों से। तो हम कहेंगे कि पद्य शिक्षण में जो अन्वय है मित्रों 2 प्रकार के अन्वय हम पढ़ते हैं। एक कौन सी विधि है? दंडान्वय विधि है, और दूसरी कौन सी विधि है मित्रों? खंडान्वय विधि है। तो अन्वय जो है वो कितने में होगा? तो विकल्प नंबर 4, अर्थात प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर होगा कि पद्य शिक्षणे अन्वय कतिभिः विधिभिः प्राप्यते। तो हम कहेंगे द्वाभ्याम विधिभ्याम प्राप्यते, अर्थात 2 विधियों में प्राप्त। आइए मित्रों हम प्रश्न नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि कक्षायाम उच्च स्वर्ण वाचन समये एक छात्र एकत्र उच्चारणगत त्रुटिम करोति। अर्थात कक्षा में उच्च स्वरेण अर्थात उच्च स्वर से वाचन समय में एक छात्र एकत्र एक जगह उच्चारणगत त्रुटिम करोति, एक जगह उच्चारणगत त्रुटि करता है, उच्चारण संबंधी त्रुटि करता है मित्रों। तत्र शिक्षकः रिक्त स्थान, वहाँ शिक्षक क्या करे? तो 4 विकल्प दिए गए हैं मित्रों। पहला विकल्प है कि कक्षायाम उच्चैः वाचनार्थम कदापि अवसरम न ददाति। अर्थात कक्षा में उच्चैः यानी जोर से वाचन करने के लिए कभी भी अवसर नहीं देता है। दूसरा विकल्प में तो तम उपविष्टु इति उक्त्वा अपरम छात्रम वक्तुम प्रेरयति। अर्थात तुम बैठ जाओ ऐसा कह करके अन्य छात्रों को बोलने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तीसरा विकल्प मित्रों के अशुद्धोच्चारणार्थ भर्त्स्यति, यानी अशुद्ध उच्चारण करने के लिए क्या करता है? उसकी भर्त्सना यानी निंदा करता है। और चौथा विकल्प मित्रों दृष्टांतानाम उपस्थान द्वारा शुद्धोच्चारणम वदति। अर्थात दृष्टांत यानी उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए शुद्धोच्चारण को बोलता है। तो बिल्कुल यदि आप शिक्षक हैं तो आप जानते हैं कि वो क्या करेंगे आप? तो विकल्प नंबर 4 यानी कि पहले उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करके शुद्धोच्चारण का क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। तो हम प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या करेंगे? विकल्प नंबर 4। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों हमारा प्रश्न नंबर 8 है कि संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते। अर्थात संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है कौन सी मित्रों? 4 विकल्प हमारे पास में है। नंबर 1 है भंडारकर पद्धति, नंबर 2 है पाठशाला पद्धति, नंबर 3 है पाठ्यपुस्तक पद्धति, और नंबर 4 है संभाषण पद्धति। मित्रों इसमें चर्चा करते हैं। तो ये जो 3 पद्धतियाँ हैं भंडारकर पद्धति, पाठशाला पद्धति और पाठ्य पुस्तक पद्धति, मित्रों ये जो तीनों पद्धतियां हैं
ये संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है। ये तीनों ही प्राचीन पद्धतियां हैं मित्रों। लेकिन ये जो संभाषण पद्धति है, तो मित्रों संस्कृत की जो मॉडर्न पद्धति यानी जो आधुनिक पद्धति है वो सब सर्वाधिक आधुनिक पद्धति कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का ही एक रूप क्या है? संभाषण पद्धति के अंतर्गत, प्रविधि के अंतर्गत आता है। तो यानी कि ये तो मॉडर्न पद्धति हो गई, तो विकल्प नंबर 4 हमारा नहीं है इसमें सही। मित्रों अब हमें चयन करना है कि विकल्प नंबर 1, 2, 3 में से कौन सी सही है। तो मित्रों संस्कृत शिक्षण में संस्कृत जो भाषा है वो प्राचीन भाषा है, यानी कि हमारी वैदिक भाषा। और वैदिक समय में हमारे यहाँ पर गुरुकुल पद्धतियाँ हुआ करती थी। मित्रों गुरुकुल पद्धतियों को हम किसके नाम से जानते हैं? पाठशाला पद्धति के नाम से जानते हैं। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 2। मित्रों परीक्षाओं में यह हमारे सामने एक चुनौती होती है कि विकल्प हमारे 1, 2, 3 या 4 विकल्प ही सही हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट जो विकल्प है उसका चयन करना हमारी प्राथमिकता होती है। आइए मित्रों अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि अनुवाद शिक्षण से विधयः सन्ति, अर्थात अनुवाद शिक्षण की विधियां हैं। मित्रों विकल्प नंबर 1 है पुस्तक विधि, विकल्प नंबर 2 है द्विभाषी विधि, विकल्प नंबर 3 है तुलना एवं अनुकरण विधि और विकल्प नंबर 4 है सर्वा। तो मित्रों हम जानते हैं कि जो तीनों पद्धतियां हैं ये तीनों पद्धतियां कौन से शिक्षण की? अनुवाद शिक्षण की है। इसलिए हमारा प्रश्न जो 9 का आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 4। आइए मित्रों अब हम अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है छात्रै न क्रियते, अर्थात छात्रों के द्वारा नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है मित्रों? तो 4 विकल्प हमारे दे रखे हैं यहाँ पर। विकल्प नंबर 1 है आदर्श वाचन, विकल्प नंबर 2 है अनुकरण वाचन, विकल्प नंबर 3 है मौन वाचन और चौथा है समवेत वाचन। मित्रों अनुकरण वाचन, मौन वाचन और समवेत वाचन, ये जो तीनों वाचन हैं ये कौन करता है मित्रों? छात्र के द्वारा किए जाते हैं। और मित्रों ये जो आदर्श वाचन है, तो मित्रों ये जो आदर्श वाचन है जब विषय का प्रस्तुतिकरण होता है तो इस आदर्श वाचन को कौन प्रस्तुत करता है मित्रों? शिक्षक प्रस्तुत करता है। इसलिए आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 1। अगर ये प्रश्न इस तरीके से भी होता है कि शिक्षक का क्रियते अर्थात शिक्षक के द्वारा किया जाता है, तो मित्रों शिक्षक क्या करता है? आदर्श वाचन करता है। क्योंकि आदर्श वाचन के बाद में ही छात्र क्या करता है? अनुकरण वाचन करता है। और पाठ्य योजना के अंतर्गत ही छात्र क्या करता है? गद्य शिक्षण में मौन वाचन करता है। और मित्रों पद्य शिक्षण में समवेत वाचन यानी मिलकर के आपस में क्या किया जाता है? समवेत वाचन एक साथ किया जाता है। ये भी छात्रों के द्वारा किया जाता है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 1 होगा। आशा है मित्रों आपको ये प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।